जीवियस वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, यानी न्यूट्रिशन, जो कि रोज़े के वक्त हमारी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिसको खा के हम रोज़े के मज़ीद जैसे कहते हैं ना, रोज़े से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने डाइट सही नहीं ली तो रोज़े का एक तो चले आपकी जो रिलीजियस नीड है वो तो हो जाएगी, लेकिन जो हेल्थ की नीड है वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि तो हेल्थ की नीड पूरी होने के लिए हेल्दी डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर बात करने के लिए ज़हरा परवीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ हैं ज़हरा परवीन साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़हरा? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर अफिया। अच्छा ज़हरा, बड़ी कन्फ्यूजन है भाई सहरी और इफ्तारी को लेके। पहले तो मुझे बताया कि रमज़ान में नॉर्मल खाना 3 वक्त का होना चाहिए, 2 वक्त का होना चाहिए, कुछ लोग सहरी भी स्किप कर देते हैं। कितने वक्त का होना चाहिए नॉर्मल खाना? रमज़ान के अंदर एक प्रॉपर सहरी, प्रॉपर अफ्तार एंड देन अ शॉर्ट लाइट सम मील, डिनर जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए। रमज़ान की डाइट में मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि रमज़ान की डाइट जो होती है, जो नॉर्मल एक डाइट हम आम दिनों में कंज्यूम करते हैं, वैसी ही होनी चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा यूँ कंसिडर नहीं करें कि जी बहुत हैवी हो, या हम बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें जब तक ऐड नहीं करें हमारी अफ्तारी मुकम्मल नहीं होगी। एक प्रॉपर नॉर्मल डाइट, और मेरा ख्याल है इसको मज़ीद सिंपलर कर देना चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान, ताकि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ना पैदा हों और दूसरे मसाइल ना पैदा हों। अफ्तारी कीजिए, अगर हम सहर से स्टार्ट करते हैं कि हमें एक प्रॉपर सहरी करनी चाहिए, और सहरी को स्किप कभी भी मत कीजिए। अच्छा, वैसे मुझे तो लगता है कि हमेशा दिन का आगाज़ जो है ना दूध से होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूध भी वो जो कि ज़्यादा फैटनिंग ना हो, जिस तरह ऑलपस लाइट होता है। बहुत ऑलपस लाइट का बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि उसमें फैट नहीं होती, सिर्फ कहते हैं 1% फैट है। तो वो ख़वातीन जो थोड़ा कॉन्शियस भी रहती हैं कि भाई दूध पीने से वेट गेन हो जाएगा, जब ऑलपस लाइट पीती है तो वेट गेन नहीं होता। और दूसरा विटामिन डी, बिल्कुल ठीक है, विटामिन डी कैल्शियम के साथ सही। अच्छा, मुझे पता है कि अगर कैल्शियम ले लें और विटामिन डी ना ले तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगी कैल्शियम की, और बेकार है वो कैल्शियम, ऐसे ही अनएब्जॉर्ब आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम स्टोर नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है ना जैसे गाड़ी बगैर व्हील्स के। गाड़ी तो आ गई, व्हील्स नहीं है तो वो चलेगा कैसे? सही। तो विटामिन डी कंटेंट इज वेरी नेसेसरी। वैसे तो वो सनलाइट के थ्रू भी मिल जाता है, मगर अगर किसी का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है सनलाइट को, जो जनरली लोग वर्किंग वुमेन वैसे भी अवॉइड करते हैं, सनब्लॉक्स लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो अगर आपके किसी मिल्क प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन द सेंस कि अगर आपको इकट्ठे ही दोनों चीजें मिल रही हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। और तीसरी चीज, अगर विटामिन ए साथ में मिल जाए तो विटामिन ए तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और ऑलपर्स लाइट में तीनों चीजें साथ होती हैं। विटामिन, मैं सब खवातीन के लिए स्पेशली बात करना चाहूंगी जो कि दूध लेके खास तौर पे बड़ी परेशान होती हैं कि भाई दूध नहीं पीना और दूध जो है बड़ा फैटनिंग होता है। तो इस तरह के जो ऑलपर्स लाइट जैसे दूध है जिसमें फैट ही 1% है, आप इस तरह का दूध लें। इसमें आपको एक तो दूध की सारी अफादियत भी मिलेगी, साथ साथ आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिलेगा और विटामिन ए भी मिलेगा। विटामिन ए जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ज़हरा बताएंगी। विटामिन ए फॉर आपकी बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, विटामिन ए के आइस के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन हमारे खासतौर पे बच्चों के अंदर, खवातीन के अंदर विटामिन ए की कमी की वजह से आंखों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। उसको अवॉइड करने के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस तो यहाँ बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है इन पाकिस्तान ऑल्सो। तो विटामिन ए उसकी एक मेजर रीज़न होती है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है डाइट के अंदर, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा होता है। स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। एंड ओके अच्छा, अब मुझे बताएं कि चले हमें दूध से तो स्टार्ट ले लिया, सहरी के अंदर दूध जरूर शामिल कीजिए। चाय से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप दूध लें, लस्सी ले लीजिए, दही ले लीजिए, कोई भी कैल्शियम का प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल कीजिए। अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड चीज़ों को, क्योंकि उससे यूरिनेशन बहुत उसका डायूरेटिक इफेक्ट होता है, और आपकी बॉडी से ना सिर्फ पानी बाहर निकल रहा है, मिनरल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे होते हैं, जो आपको पूरे दिन के लिए, आपकी वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, बहुत बेहतर है आप उससे मिल्क का एक ग्लास ले लें, लस्सी ले लें, इस तरह की चीज़ें, मिल्क शेक ले लीजिए, जो कि जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं उसके अंदर कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और रमज़ान में एक ट्रेंड होता है बहुत ज़्यादा लिक्विड्स को बढ़ाने के लिए कि आप कोक्स ले रहे हैं, इस तरह के कार्बोनेटेड बेवरेजेस ले रहे हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए। स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, फ्राइड स्टफ़ को अवॉइड कीजिए, जो एक हमारे यहाँ के हमारे कैसे अवॉइड करें। हमारी तो सहरी और इफ्तारी में होता है सब कुछ, देखिए सहरी में होता है कल्चर बना हुआ है जी, ठीक है, और इफ्तारी में होते हैं पकौड़े, समोसे, रोल। बिल्कुल, इसके बगैर सहरी और इफ्तारी के तस्वुर बिल्कुल महाल है कि बिल्कुल सहरी और इफ्तारी नहीं हो सकती अगर आप चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत है। देखिए डॉक्टर रफिया, बात यह है कि अगर
ठीक है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है जो सालों साल से हम देखते आ रहे हैं कि ये चीज़ें जब तक अफ्तार में या सहरी के डाइनिंग टेबल पे नहीं होती, हमें लगता है कि हम वो माहौल नहीं बनता रमज़ान का। कभी कभार लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वो कभी भी नहीं कहती कि आप किसी चीज़ को अपने ऊपर मुकम्मल बंद कर लीजिए। कभी कभार लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप एक पीस ले रहे हैं, सिंगल पीस ऑफ पकौड़ा या एक सिंगल समोसा ले रहे हैं, तो उसको ज़रूर शौक से लीजिए, मगर वो शायद एक बाइंज फीलिंग हो रही होती है कि आप फिर बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाती है फ्राइड स्टफ लेने से बहुत ज़्यादा, और अगर आपकी सेहत ख़राब होगी तो आप मज़ीद रोज़े कैसे रख पाएंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए। रमज़ान में कोशिश कीजिए कि आपका जो नॉर्मल वेट था, जो पहले था, जो एक अगर हेल्दी वेट था, उसको मेंटेन करें, ना उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए, ना इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं इंक्रीज़ करने की कोशिश, तो वो जनरली ही हो जाता है कि मीठा स्टफ़ बहुत ज़्यादा है, फ्राइड स्टफ़ आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो आप वेट गेन की तरफ जाएंगे इवेंचुअली। और वेट लॉस के लिए जो कुछ लोग सोचते हैं कि जी सहरी भी स्किप कर दें, अफ्तारी भी स्किप कर दें, तो वो इतनी कमज़ोरी पैदा हो जाती है जिस्म के अंदर कि आप आगे के रोज़े कैसे रख पाएंगे, और सेहत नहीं होगी तो फिर इबादत कैसे होगी। अच्छा, कुछ लोग इतनी हैवी जिसे कहते हैं ना इफ्तारी करते हैं, और इफ्तारी के साथ डिनर, इफ्तारी कम डिनर उनका साथ में होता है, कि वो सहरी के लिए नहीं उठता है। तो सहरी के बगैर रोज़ा रखना सही रहता है? अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो भी गलत है, और अगर हम हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो भी गलत है। सुन्नत है सहरी करना, आपको ज़रूर करनी चाहिए। और रमज़ान की सहरी तो चलें, किसी की रह गई, आँख नहीं खुली कभी, तो वो एक अलग बात है कि जी रख लिया आपने, पानी का गिलास जल्दी से पी लिया और सब कर लिया। कोई भी लाइट चीज़ सहरी के अंदर ज़रूर लीजिए। चपाती के साथ जो थोड़ा सा सालन है, जो आपने डिनर में बचाया है, आप जनरली जो हम आम अपनी मिडिल क्लास फैमिलीज से बात करते हैं, रोटी खा ली, दूध का एक गिलास पी लीजिए, खजूर खा लीजिए साथ में। कोई भी इस तरह की कोई मीठी सूजी की खीर है या कोई इस तरह की चीज़, फाइबर वाली चीज़ें खाइए, क्योंकि फाइबर वाली चीज़ें उनका जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, डाइजेशन स्लो होती है, 6 to 8 आवर्स लगते हैं उनको डाइजेस्ट होने के लिए, तो आपको फीलिंग ज़्यादा देती है कि बहुत देर तक वो आपके पेट में रहेगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल कीजिए अपनी डाइट में। इसबगोल ले लीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। होल व्हीट, यानी कि जो हम होल व्हीट चपाती की बात करते हैं, चक्की के आटे की चपाती है, उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई टीन एजर्स के अंदर है या थोड़ी दरमियानी एज के अंदर है, यंग एज ग्रुप के अंदर है, पराठे खाते हैं शौक से, कोई बात नहीं, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग दैट। लेस ऑयल के साथ लीजिए, 1 टीस्पून का भी पराठा बन सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि आप घी के बहुत, जी बिल्कुल बन सकता है। ट्राई टू मेक दैट, ब्रशिंग करके आप उसको बना लीजिए। मतलब थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होने की भी कोशिश करें। कि जनरली जो लोग सोचते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ पॉसिबल है, मगर उसको मैदे से मत बनाइए। आप उसको आम जो हमारा ब्राउन आटा होता है, भूसी वाला आटा, उससे बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब जंक को टूवर्ड्स अगर आप थोड़ा सा हेल्दी उसकी तरफ ले आए तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इनोवेशन तो आपने खुद पैदा करनी है अपनी डाइट के अंदर, वैरायटी पैदा कीजिए उसके अंदर, हल्की सी ब्रशिंग करके आप उसको बनाएं। लेस ऑयल के साथ भी पराठा पॉसिबल है बनाना। मतलब अच्छा। कोई फिलिंग के लिए अगर खाना चाहता है, किसी को शुरू से ही आदत है पराठों की, मगर अब क्योंकि वो कॉन्शियस हो गए हैं कि नहीं जी अब हमें नहीं खाना ऐसा हेवी पराठा या कोई इस तरह की चीज़, मगर सिंस नहीं खा पाते कोई और चीज़, तो आप उसको लाइट ऑयल के साथ और चक्की वाले आटे के साथ बनाइए। वो कोई हार्म नहीं है उसको फिर लेने में, मगर ये भी नहीं कि रोज़ाना भर भर के आप उसको खाइए। सही। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि वो पराठे के अंदर भी तो लगता है तेल, वो भी ब्रश कर लें हल्का सा ब्रश। मतलब वही बात है कि आपने उसकी क्वांटिटी को देखना है बस, कि मुझे इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी। 1 to 2 टीस्पून है। और स्पेशली मैं ग्रोइंग बच्चों के लिए कह रही हूँ कि जो 12 ईयर्स 13 ईयर्स के बच्चे हैं जो रोज़े रख रहे होते हैं और जिनका दिल नहीं चाहता सुबह सुबह खाने को, तो उनको फिर इस तरह की चीज़ें खिलाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो उनकी जो न्यूट्रिटिव जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और साथ में हेवीनेस की फीलिंग भी ना हो उनको बहुत। अच्छा, मुझे पता है हमारे यहाँ पकौड़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो पकौड़े बताएं कि क्यों हेल्दी नहीं? वो कहते हैं बेसन है, बेसन के चना, पिसावा चना, और आलू, इट्स आलू, तो दोनों चीज़ें मिला के हेल्दी क्यों नहीं है? बेसन इटसेल्फ, जी बेसन हेल्दी है, बेसन में कोई उसमें नुकसान नहीं है। बेसन को लेने के लिए चने का पिसा हुआ आटा होता है बिल्कुल। और इसके अलावा जो आलू है, आलू भी आलू उबला हुआ आलू बहुत अच्छा होता है, सालन में डला हुआ हो कोई बात नहीं, मगर अगर आलू कोई भी चीज़ फ्राइंग का एक फिनोमेना होता है कि जब आप फ्राई करते हैं उसको तो जितना भी उसका वाटर कंटेंट है वो बाहर आ जाता है और उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर उसके अंदर ऑयल अंदर चला जाता है। तो आप ये सोचें कि जितना वाटर कंटेंट था किसी भी वेजिटेबल के अंदर, जब आपने उसको फ्राई किया, मीट के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो जितनी भी वाटर था वो सब बाहर आ गया। जो एक चुरिंग सी आपको आवाज़ भी आ रही होती है, पानी उसके अंदर आ रहा है और सारा का सारा ऑयल अंदर चला जाता है। उसके बाद आप पकौड़े को कभी उठा के देखिए, उसके अंदर टिप टिप करता हुआ ऑयल नीचे आ रहा है, आप उसका ऑयल कंटेंट तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर है उसके अंदर। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। एक लेने में कोई हर्ज नहीं है, एक लेने में कोई एक ले लीजिए।
इसके अलावा दही बड़े की फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि जब आप सोक कर देते हैं तो वो ऑयल अगेन बाहर आ जाता है। तो दही बड़ा इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ पकौड़ा विद दही, के आपको कैल्शियम भी मिल रहा है और बाकी जो कुछ मिनरल्स हैं बेसन की उसके अंदर पकौड़े के फॉर्म में जो आपको मिल रहे थे वो भी आपको मिल जाएंगे। दही बड़ा इज़ अ गुड छोला चना चाट है। और इसी तरह सुबह के वक्त में जिस तरह हम लोग डिफरेंट चीज़ें दूध में डबो के ले लेते हैं वो हेल्दी रहती हैं। अगर आप बात करी हैं हमारी ट्रेडिशनल स्वीट्स की जो खजला फेनी है तो वो देसी घी के अंदर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। और मैंने पकौड़े की बात मेंशन की थी तो वो पानी आप फेंक देते हैं, ड्रेन कर देते हैं बाद में, मगर खजला फेनी की फॉर्म के अंदर वो उसके अंदर ही रहता है मिल्क। वही मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत हैवी डिश होती है खजला पेनी और उसके अंदर घी का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, ऑयल के अंदर तो नहीं बनी हुई, घी के अंदर फ्राई होती है पहले से, बहुत ज़्यादा हैवी है। उसको कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि वो आपको हेवीनेस की फीलिंग दे रही होगी। 2 टीस्पून ले रहे हैं कोई बात नहीं, बात वही आती है कि क्वांटिटी आपने कितनी कंज्यूम करनी है। मिल्क को लेने के आप प्लेन सेवैयाँ ले लीजिए, प्लेन सेवैयाँ लेने में कोई हर्ज नहीं है। हेल्दी ग्रोइंग बच्चों के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर अगर आप उनको दे रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, आप उनको दे सकते हैं कि एक हेल्दी वेलबींग भी उनकी हो जाती है और साथ साथ मिल्क का कंटेंट भी उनको मिल जाता है। सही। तो मतलब हम लोग अपनी डाइट में नॉर्मल सालन रोटी है वो रखें और उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें और फ्राई चीज़ों को डालने की कोशिश मत कीजिए, फ्राइड चीज़ें अवॉइड कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि स्पाइसेस को लेस कर दें रमज़ान के अंदर, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो एसिडिटी क्रिएट करती है उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें। फ्राइड स्टफ को अवॉइड कीजिए, कैफिनेटेड चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये वो आम टिप्स हैं। लोगों को रमज़ान में एसिडिटी भी बहुत हो रही होती है, भूख मतलब खाली स्टमक होने की वजह से, तो वो दूध पी लें इसके ऊपर एसिडिटी के ऊपर। मतलब यू आर टॉकिंग के आफ्टर इफ्तार की बात डेफिनेटली नहीं है, इन बिटवीन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जी बिल्कुल इफ्तार, मगर इफ्तारी तक का जो पीरियड है वो तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि वो इसके बाद तो डेफिनेटली दूध पी के वो एसिडिटी खत्म कर सकते हैं, मगर बाकी अगेन उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिसकी वजह से वो एसिडिटी एग्जैजरेट हो जाती है। चलिए ज़हरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया प्रोग्राम के ख़त्म होने का। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymornings@health-tv, healthymornings@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888। और कुछ ना सही तो आप कॉल तो करते ही रहते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए इशू के साथ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।